नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग रवि यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए विज्ञान को एनसीईआरटी किताबों के आधार पर कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। हमारा आज का टॉपिक है बल तथा गति के नियम, और यह टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 9th साइंस चैप्टर 8 से लिया गया है। इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहले जानेंगे संतुलित और असंतुलित बल। सेकेंड टॉपिक है गति का प्रथम नियम। थर्ड, जड़त्व तथा द्रव्यमान। और चौथे टॉपिक में जानेंगे गति का द्वितीय नियम और गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना। पांचवा टॉपिक है हमारा गति का तृतीय नियम। वीडियो को पूरा जरूर देखें, नहीं तो आप ये सारे प्रश्न मिस कर देंगे। जो एनसीईआरटी से लिया गया है आप देख सकते हैं, और ये सारे प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। टोटल 70 प्रश्न हैं, जिससे प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस क्लास का पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का बेहद महत्वपूर्ण पाठ। अध्याय 8 बल तथा गति के नियम। चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा इसका बेसिक समझ लेते हैं। तो बल तथा गति के नियम में जो बेसिक जानकारी है वो आपको बताया जा रहा, इसे महत्वपूर्ण बिंदु भी समझ सकते हैं। तो पहला है बल किसी वस्तु की गति की अवस्था को बदलने वाला कारण है। सेकेंड, बल के प्रभाव वस्तु की चाल, दिशा या आकार बदल सकता है। थर्ड, न्यूटन का प्रथम नियम। तो कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो समान वेग से गतिमान रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। फोर्थ, जड़त्व। तो वस्तु की गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति। और इसे भी याद रखिएगा, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। पांचवा, न्यूटन का द्वितीय नियम। तो बल बराबर द्रव्यमान गुने तृत्व यानी त्वरण। तो याद रखिएगा, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, और यह नियम बल की परिभाषा देता है। 6, बल की एसआई यूनिट होता है न्यूटन। सातवां, न्यूटन का तृतीय नियम। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यानी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आठवां, संवेग। तो वस्तु का द्रव्यमान गुने वेग, एसआई यूनिट होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड। नौवां, न्यूटन का द्वितीय नियम संवेग के परिवर्तन की दर पर आधारित है। 10वां, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यदि बाहरी बल शून्य हो तो प्रणाली का कुल संवेग स्थिर रहता है। 11वां है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा, रॉकेट का लॉन्च संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। 12वां, किसी वस्तु पर शुद्ध बल बराबर शून्य, यानी वस्तु या तो स्थिर रहेगी या समान वेग से चलेगी। अगला है क्रिया प्रतिक्रिया बल हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। अगला है घर्षण बल गति का विरोध करता है परंतु चलने और रुकने में सहायक होता है। 15वां है घर्षण को कम करने के उपाय, स्नेहक, गोलाकार पहिए, चिकनी सतह। अगला है अधिक बल लगाकर भी यदि विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य बराबर शून्य होता है। जो बेसिक जानकारी था वो आपको बता दिया गया। अब चलते हैं अपने चैप्टर पर। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा आपको यह चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलते थे उन्हें सभी को कवर किया गया है, और इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बन सकते थे उन सभी को लिया गया है। टोटल 70 प्रश्न हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे, आप देख सकते हैं। सिर्फ आपका काम यही है कि जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है उसे अपने कॉपी में लिखना और उसे रिवीजन करना। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बल क्या होता है। तो इसे समझने के लिए हम लोग चित्र 8.1 को देखेंगे। तो चित्र ए में बताया गया है कि ढकेलने पर ट्रॉली लगाए गए बल की दिशा में गति करती है, और बी में बताया गया है कि दराज को खींचा जा सकता है। सी में बताया गया है कि हॉकी स्टिक से गेंद को आगे की ओर ठोकर लगाते हैं। तो चित्र 8.1 में यही बताया गया है कि वस्तुओं को ढकेलकर, खींचकर या ठोकर लगाकर उसकी गति की अवस्था को बदला जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि
किसी वस्तु को खींचने या उसे धक्का देना ही बल है। और बल वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, तो बल किसी वस्तु पर लगकर निम्नलिखित कार्य कर सकता है। तो अब यहाँ पर जो जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है उसे भी जान लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना, ढकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है। और याद रखिएगा कि खींचने, ढकेलने या ठोकर लगाने की इसी क्रिया पर बल की अवधारणा आधारित है। तो आप समझ गए होंगे कि किसी वस्तु को खींचना या उसे धक्का देना बल है। अगले पॉइंट में बताया गया है कि बल को ना तो किसी ने देखा है, ना चखा है और ना ही महसूस किया है, बल्कि हम लोग बल का प्रभाव हम लोग देखते या महसूस करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर समझाया गया है कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या होता है, यह जानकर हम बल की व्याख्या कर सकते हैं। तो वस्तु को खींचना, ढकेलना या ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं वस्तु को गति देने की युक्तियां हैं। जैसा कि चित्र 8.1 में आपको बताया गया, आप देख सकते हैं एक बार फिर से। जैसा कि चित्र ए और बी में आप देख रहे हैं और चित्र सी में। तो यहाँ पर जो जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है यह चित्र 8.1 के बारे में बताता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो किसी वस्तु में वेग के लिए या उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा, किसी वस्तु में वेग का परिमाण बदलने यानी वस्तु की गति को तेज या धीमा करने के लिए या उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग होता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वस्तु की गति को तेज या धीमा करने के लिए या उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग होता है। अगले पॉइंट में बताया गया है किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति भी बदली जा सकती है। तो यह ऐसा बताया गया चित्र 8.2 में भी आप देखकर समझ सकते हैं। जैसा कि चित्र 8.2 में ए का आप देख रहे हैं कि बल लगाने पर स्प्रिंग फैलती है और बी में दिखाया गया है कि बल लगाने पर गोलाकार गेंद अंडाकार हो जाती है। तो इसी चित्र के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति भी बदली जा सकती है। तो ये था बेसिक जानकारी जो बल के बारे में बताया गया। अब चलते हैं अपने पॉइंट पर। तो पहला पॉइंट निकल के आता है हमारा, फर्स्ट है संतुलित और असंतुलित बल। तो पहला है संतुलित बल। तो याद रखिएगा, किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिणामी बल यदि शून्य हो तो वह संतुलित बल कहे जाते हैं। तो यहाँ पर जो हाईलाइट किया गया इसे भी पढ़ लेते हैं। संतुलित बल के बारे में बोला गया है। तो इसे बताया गया है कि पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है तो ऐसी दशा में पिंड गति नहीं करता और इस तरह के बल को संतुलित बल कहते हैं और यह गति की अवस्था को परिवर्तन नहीं करती। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो संतुलित बल ऐसे याद रखिएगा कि किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिणामी बल शून्य हो तो वह संतुलित बल कहे जाते हैं। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है तो ऐसी दशा में पिंड गति नहीं करता और इस तरह के बलों को संतुलित बल कहते हैं तथा यह गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करता। और यहाँ पर जो हाईलाइट किया गया इसमें असंतुलित बल के बारे में बताया गया है। तो असंतुलित बल किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिणामी बल शून्य ना हो तो वह असंतुलित बल कहे जाते हैं और इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू करेगा और असंतुलित बल पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। और इससे यह पता चलता है कि किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। आप चित्र में देख सकते हैं, चित्र 8.3 लकड़ी के एक पिंड पर लगे दो बल। चित्र 8.4 से कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि क्या होता है जब कुछ बच्चे एक बॉक्स को खुरदरे फर्श पर ढकेलने की कोशिश करते हैं। तो ए में दर्शाया गया है कि यदि वे कम बल के साथ बक्से को ढकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता क्योंकि घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम कर रहा। आप चित्र में देख सकते हैं, ए में आप देख सकते हैं कि यह घर्षण बल धकेलने में लगे बल को संतुलित करता है और यही कारण है कि बक्सा नहीं खिसकता। अब चित्र बी के बारे में बताया जा रहा। तो चित्र बी में बच्चे बक्से को जोर से ढकेलते हैं लेकिन बक्सा फिर भी नहीं खिसकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि घर्षण बल अभी भी ढकेलने वाले बल को संतुलित कर रहा। अगर बच्चे बक्से को ज़्यादा जोर से ढकेलते हैं तब
जैसा कि आप चित्र सी में देख रहे हैं, ढकेलने वाला घर्षण बल घर्षण से अधिक होता है। तो आप चित्र में देखकर समझ सकते हैं कि अगर बच्चे बक्से को ज़्यादा जोर से ढकेलते हैं तब ढकेलने वाला बल घर्षण बल से अधिक हो जाता है और यहाँ असंतुलित बल कार्य करता है, इसलिए बक्सा खिसकने लगता है। अब आप समझ गए होंगे संतुलित और असंतुलित बल क्या होता है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण बताए गए हैं कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है। तो इसी आधार पर कुछ पॉइंट निकल के आ रहे हैं, तो उसे भी जान लेते हैं। तो पेडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है और साइकिल को गति में रखने के लिए हमें फिर से पेडल चलाना पड़ता है और इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। अगले पॉइंट में बताया गया है कि अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन या उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। तो इसी प्रकार किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है और उसकी गति या गति की दिशा में तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक कि यह संतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा और बल हटा लेने पर वस्तु प्राप्त हुए वेग से गतिमान रहेगी। सेकेंड टॉपिक है हमारा गति का प्रथम नियम। तो इसमें से जो पॉइंट हाईलाइट किया गया वो आपको बताया जा रहा। तो ध्यान से सुनिएगा। न्यूटन के गति का प्रथम नियम यह बताता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे। और इसे भी याद रखिएगा कि इस नियम से जड़त्व की परिभाषा निकलती है। और इसे भी याद रखिएगा कि गैलीलियो के सम्मान में इस नियम को गैलीलियो का जड़त्व नियम भी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है वो आपको बताया जा रहा। तो वस्तुओं की किसी आनत तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता वस्तु एक निश्चित गति से चलती है। आप चित्र में देखकर समझ सकते हैं। तो जैसा कि चित्र आपको दिखाया गया 8.5 का ए में किसी कांच की गोली का आनत तल पर नीचे की ओर लुढ़कना। और ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा कि वास्तविक अवस्था में शून्य असंतुलित बाह्य बल प्राप्त करना कठिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि गति की विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल के कारण होता है। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि वास्तविक अवस्था में शून्य असंतुलित बाह्य बल प्राप्त करना कठिन क्यों होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसा गति की विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल के कारण होता है। अब यहाँ से न्यूटन के बारे में बताया जा रहा। न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में उन्होंने 3 मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया जो किसी वस्तु की गति को वर्णित करते हैं और इस नियमों को न्यूटन की गति के नियमों के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर गति का प्रथम नियम बताया जा रहा। तो याद रखिएगा न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में उन्होंने 3 मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया जो किसी वस्तु की गति को वर्णित करते हैं और इन नियमों को न्यूटन के गति के नियमों के नाम से जाना जाता है। और गति का प्रथम नियम यह इस प्रकार से बताया जा रहा। तो ये वाला आपको पहले भी बताया गया कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। तो याद रखिएगा प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। और इसे भी याद रखिएगा कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये आपको बताया गया था पहले। और यहाँ पर कुछ उदाहरण बताए गए हैं। तो किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय होने वाले अनुभवों की व्याख्या जड़त्व के नियम द्वारा की जा सकती है। तो जैसे किसी के बारे में बताया गया कि सीट के सापेक्ष हम तब तक विरामावस्था में रहते हैं जब तक कि मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक ना लगाया जाए। तो इसी के बारे में बताया गया है। अगर हम लोग इसको बारे में भी जानेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगला पॉइंट निकल के आता है कि एक वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल नहीं लगता, जैसा कि क्रियाकलाप 8.1 में बताया गया है, दर्शाया गया है। तो जैसा कि आप चित्र 8.6 को देखकर समझ सकते हैं कि किसी तीव्र गति की कैरम की गोटी से टकराकर ढेरी के सबसे नीचे वाली गोटी ही ढेरी से बाहर आती है
और यही चीज क्रियाकलाप 8.2 में भी बताया गया है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो जैसा कि चित्र 8.7 में आप देख रहे हैं कि उंगली से ताश के पत्ते को झटका देने पर पत्ते के ऊपर रखा सिक्का नीचे की ओर गिलास में गिर जाता है। ऐसा इसलिए कि पत्ता आगे खिसक जाता है तथा सिक्का अपने जड़त्व के कारण नीचे की ओर गिलास में गिर जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पत्ते के हटने के बाद भी सिक्का अपनी विरामावस्था को बनाए रखता है। तो ये था गति का प्रथम नियम, जो इस चैप्टर में जो बताया गया वो आपको बता दिया गया। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला है जड़त्व तथा द्रव्यमान। तो इसमें से जो पॉइंट हाईलाइट किया गया वो आपको बताया जा रहा। तो सबसे पहले जानते हैं कि जड़त्व क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, उसे जड़त्व कहते हैं। और इसे भी याद रखिएगा कि जड़त्व दो प्रकार का होता है, एक होता है विराम का जड़त्व और दूसरा गति का जड़त्व। तो यहाँ पर जो हाईलाइट किया गया वो भी आपको बताया जा रहा। तो प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वह विरामावस्था में हो या गतिशील। वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वस्तु का वह गुण उसका जड़त्व कहलाता है। तो याद रखिएगा कि कोई भी वस्तु अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है और वस्तु का यह गुण उसका जड़त्व कहलाता है। और यहाँ पर कुछ उदाहरण बताए गए हैं कि एक ठेला गाड़ी को चलाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उतना बल यदि किसी रेलगाड़ी पर लगाया जाए तो उसकी गति में ना के बराबर परिवर्तन होगा, क्योंकि ठेला गाड़ी की तुलना में रेलगाड़ी अपनी गति में कम परिवर्तन चाहती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी का जड़त्व ठेला गाड़ी से अधिक है। और इससे यह स्पष्ट निकलता है कि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है इसे याद रखिएगा कि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है और मात्रात्मक रूप से ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। और यहाँ पर जड़त्व और द्रव्यमान को परिभाषित किया गया है। तो याद रखिएगा किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। और इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। अब जानते हैं गति का द्वितीय नियम। तो ध्यान से सुनिएगा। किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल का समानुपाती होता है और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। और यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है वो आपको अब बताया जा रहा। तो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कि गति का प्रथम नियम यह बताता है कि जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, अर्थात वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। और यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट निकल रहा है वो आपको बताया जा रहा। तो याद रखिएगा वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है। और इसी प्रकार किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होता है। तो याद रखिएगा किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर दूसरे शब्दों में बताया गया है कि वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि होती है जो संवेग है। और संवेग नामक इस राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। तो याद रखिएगा संवेग नामक इस राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। तो अब जानते हैं कि संवेग क्या होता है। तो याद रखिएगा किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं, जैसा कि अभी आपको बताया गया। और किसी वस्तु का संवेग P बराबर mv होगा। तो याद रखिएगा यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो और उसी क्षण उसका वेग v हो तो वस्तु का संवेग P बराबर mv होगा। और इसे भी याद रखिएगा कि संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं और इसकी दिशा वही होती है जो वेग v की होती है। और ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट्स हैं, तो इसे याद रखिएगा। और यहाँ पर जो पॉइंट बताया जा रहा है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा कि संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह एक सदिश राशि है। तो याद रखिएगा संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है, यह एक सदिश राशि है। और यहाँ पर बताया गया है कि बल ही संवेग को भी परिवर्तित करता है। उम्मीद करते हैं कि आप संवेग को अच्छे से समझ गए होंगे। गति का द्वितीय नियम।
तो गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। तो इसे ऐसे भी आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल का समानुपाती होता है और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। तो आप समझ रहे होंगे कि गति का द्वितीय नियम क्या बताता है, और यहाँ पर बताया गया है गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना। तो यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गणितीय गणना की गई है। तो याद रखिएगा कि इस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है और बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, तो यानी F बराबर ma। तो इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है वो आपको बताया जा रहा। तो द्रव्यमान और त्वरण के एसआई मात्रक को बताया गया है तो केजी और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस समीकरण से यही निकलता है कि F बराबर ma। इसे याद रखिएगा कि बल का मात्रक न्यूटन होता है और बल का मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसे n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। और इसे भी याद रखिएगा कि गति के द्वितीय नियम से हमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है। जैसा कि चित्र 8.8 में आप देख रहे हैं, गति के द्वितीय नियम को दर्शाता है क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्र रक्षक गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है। तो यहाँ पर यही चीज़ बताया गया है कि गति के द्वितीय नियम का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्रायः देखते हैं। और यहाँ पर जो आपको अभी बताया गया चित्र के द्वारा, यही चीज़ को यहाँ पर बताया गया है, आप देख सकते हैं। पांचवा टॉपिक है हमारा गति का तृतीय नियम। न्यूटन के गति का तृतीय नियम में प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पर जो जो पॉइंट हाईलाइट किया गया वो आपको अब बताया जा रहा। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि गति के तृतीय नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है, और ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। तो याद रखिएगा कि गति के तृतीय नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है, और इसे भी याद रखिएगा कि ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। और इससे तात्पर्य यह है कि बल सदैव युगल रूप में होते हैं। ये बल कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि तृतीय नियम के अनुसार क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और गति के तृतीय नियम को इस प्रकार भी व्यक्त किया जाता है। तो किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यानी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। और इसे भी याद रखिएगा कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ कार्य करते हैं। जैसा कि चित्र 8.10 में आप देख रहे हैं, क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल समान तथा विपरीत होते हैं। तो इस चित्र में यही दर्शाया गया है। और अगले पॉइंट में बताया गया है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में हमेशा समान होते हैं, फिर भी ये बल एक समान परिमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करते हैं। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में हमेशा समान होते हैं, फिर भी ये बल एक समान परिमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण बताए गए हैं कि बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है, और गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है, तो इससे बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है। आप चित्र 8.11 में देख सकते हैं। चित्र 8.11 गोली पर लगने वाला तारित्व बल तथा बंदूक का प्रतिक्षेपण। आप देख सकते हैं गोली पर लगने वाला त्वरित बल और बंदूक पर आरोपित प्रतिक्षेपित बल। और चित्र 8.12 में भी आप देख सकते हैं कि नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव पीछे की ओर गति करती है। तो ये सभी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है। तो यह न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार ऐसा हो रहा। तो इसी पॉइंट के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है, आप देख सकते हैं।
आपको अभी ये पॉइंट बताया गया। उम्मीद करते हैं कि यह चैप्टर आपको पसंद आई हो और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था वो आपको बता दिया गया है इस चैप्टर से। और यहाँ पर जो जो उदाहरण के तौर पर जो प्रश्न दिए गए हैं इसे ऐसे नहीं बताया जा सकता। और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था वो तो आपको बता ही दिया गया। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन बल का कार्य है? तो फर्स्ट ऑप्शन है चाल में परिवर्तन, वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन और सी आकृति में परिवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। और ये सारे प्रश्न बेसिक से एडवांस तक हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो इसका आंसर हो जाएगा बल। तो कार्य, द्रव्यमान और चाल अदिश राशि है और बल सदिश राशि है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वह बिंदु जिस पर बल लगता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लगाव बिंदु। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल यदि शून्य है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संतुलित बल। तो याद रखिएगा, किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल यदि शून्य है तो उसे संतुलित बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि परिणामी बल 5 न्यूटन है तो वह किस प्रकार का बल है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, असंतुलित बल। क्वेश्चन नंबर 6, चित्र में दिया गया बल किस प्रकार का है? तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि यह असंतुलित बल है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, गति उत्पन्न होता है तो गति असंतुलित बल से उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो याद रखिएगा, गति उत्पन्न होता है असंतुलित बल से। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन असंतुलित बल है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको डायरेक्ट आंसर बताया जा रहा, तो डी, चुंबकीय बल। क्वेश्चन नंबर 9, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 10, कि जब बाहरी असंतुलित बल शून्य है तब त्वरण का मान क्या है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए, शून्य। तो याद रखिएगा कि जब बाहरी असंतुलित बल शून्य है तब त्वरण का मान शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 11, जब बस अचानक चलने लगती है तब यात्री पीछे की ओर किस कारण से गिर जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विराम के जड़त्व के कारण से। तो याद रखिएगा कि जब बस अचानक चलने लगती है तब यात्री पीछे की ओर विराम के जड़त्व के कारण गिर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान की माप है। तो याद रखिएगा, वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान की माप होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक वस्तु ए का द्रव्यमान 15 केजी, दूसरे वस्तु बी का द्रव्यमान 25 केजी, तो किस वस्तु का जड़त्व अधिक होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी का। क्वेश्चन नंबर 14, कि बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बल का। ये सब आपको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17, कि संवेग का मात्रक है? तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन युग्म सदिश राशि है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बल और संवेग। तो इसमें सदिश राशि बल और संवेग है, बाकी सारे अदिश राशि हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो याद रखिएगा, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान और उसके खाली स्थान गुणनफल के बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, त्वरण। तो याद रखिएगा, किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण गुणनफल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सही है? ऐसा भी प्रश्न बनते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एफ बराबर स्मॉल एम ए। तो आपको ये बताया गया था, आप इसे ध्यान से देख लीजिए, प्रश्न बन सकते हैं, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है।
क्वेश्चन नंबर 22, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान और त्वरण दुगना कर दिया जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चौगुनी हो जाएगा। तो याद रखिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान और त्वरण दुगना कर दिया जाए तो बल पर उसका प्रभाव चौगुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, यदि किसी 5 केजी की वस्तु पर बल लगाकर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न किया जाए तो वस्तु पर लगने वाला बल का मान क्या होगा? तो ये निकालना पड़ता है, तो इसका आंसर आपको बताया दिया जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 15 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 24, क्रिकेट के मैदान में बॉल को पकड़ते समय खिलाड़ी हाथ पीछे करता है क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा बी, हाथ पर लगने वाला चोट कम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 25 है कि न्यूटन के गति के किस नियम को मूल नियम कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय नियम को। तो याद रखिए, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को मूल नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्रिया तथा प्रतिक्रिया हमेशा समान और विपरीत दिशा में होती है। तो याद रखिए, क्रिया तथा प्रतिक्रिया हमेशा समान और विपरीत दिशा में होती है। क्वेश्चन नंबर 27, जब कोई वस्तु दूसरी सतह पर चलने की चेष्टा करती है तो संपर्क में आने वाले सतहों के बीच लगने वाला बल कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, घर्षण। तो याद रखिएगा, जब कोई वस्तु दूसरी सतह पर चलने की चेष्टा करती है तो संपर्क में आने वाले सतहों के बीच लगने वाला बल घर्षण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28, किस में अधिक बल की आवश्यकता होगी? तो इसका आंसर डायरेक्ट आपको बताया जा रहा है, अगर सारा पढ़ा जाए तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 4 केजी द्रव्यमान वाले वस्तु में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जड़त्व। तो आपको बताया गया था कि न्यूटन का गति का पहला नियम जड़त्व से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा, न्यूटन का गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संवेग परिवर्तन की दर से। तो न्यूटन का गति का द्वितीय नियम संवेग परिवर्तन की दर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31, न्यूटन के किस नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गति का दूसरा नियम। तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है, यानी F बराबर ma। और यही चीज़ यहाँ क्वेश्चन में भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 32, F बराबर ma न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो आपको अभी ये बताया गया कि गति का दूसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 33, क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन के गति के किस नियम से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तीसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 34, जड़त्व का गुण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रत्येक वस्तु में होता है। तो जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हमें, इसका आंसर हो जाएगा सी, वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर दिया जा रहा कि गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से गति करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से गति करेगा, अगर गति करने के लिए स्वतंत्र 1 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो। क्वेश्चन नंबर 38, यदि किसी वस्तु पर कोई बल लग रहा है तो वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है, तो इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पर लगे बल के समानुपाती होता है। तो याद रखिएगा, यदि किसी वस्तु पर कोई बल लग रहा है तो वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है और इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 39,
कोई अचर बल 5 केजी द्रव्यमान की किसी पिंड में 0.08 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो वह बल परिमाण है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 0.004 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 40, कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान ए में 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है और कोई बल 20 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु भी 5 मीटर प्रति सेकंड। तो क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान ए में 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है और कोई बल 20 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु भी 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करता है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए की अपेक्षा बी पर बड़ा बल लगा है। क्वेश्चन नंबर 41, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पृथ्वी से लगते बल के कारण। तो याद रखिएगा, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा पृथ्वी से लगते बल के कारण करता है। क्वेश्चन नंबर 42, गोली दागते समय बंदूक को रखना चाहिए तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कंधे से सटाकर। क्वेश्चन नंबर 43, प्लास्टिक पाइप से पानी निकालते समय पाइप पीछे भागता है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तृतीय नियम से। तो प्लास्टिक पाइप से पानी निकलते समय पाइप पीछे भागता है, इसका व्याख्या न्यूटन के तृतीय नियम से होता है। क्वेश्चन नंबर 44, एक खिलाड़ी लंबी कूद लगाने से पहले दौड़ता है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संवेग बढ़ाने के लिए। तो याद रखिएगा कि एक खिलाड़ी लंबी कूद लगाने से पहले दौड़ता है क्योंकि संवेग इससे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 45, टेबल पर रखी किताब को नीचे गिरने से रोकता है तो घर्षण बल रोकता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 46, पृथ्वी और चांद के बीच लगता है तो याद रखिएगा पृथ्वी और चांद के बीच असंपर्क बल लगता है। क्वेश्चन नंबर 47, संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है तो सभी घटनाओं में लागू होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु में, घोड़ा से गाड़ी खींचने में और टक्कर में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी वस्तु में घटनाओं में लगता है। क्वेश्चन नंबर 48, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है तो याद रखिएगा किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 49, घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है तो याद रखिए वस्तु को ढकेलने की विपरीत दिशा में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो याद रखिए घर्षण बल वस्तु को ढकेलने की विपरीत दिशा में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 50, अगर दो आनत तल का झुकाव समान हो तो एक कांच की गोली एक आनत तल से छोड़ने पर दूसरे आनत तल पर कितनी दूरी पर चढ़ेगी तो इसका आंसर हो जाएगा ए, समान दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 51, क्या कारण है कि फुटबॉल को किक लगाते ही वह दूर चली जाती है और बड़े पत्थर पर किक लगाने पर वह हिलती भी नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इसका आंसर बी और सी को बताया गया है। तो फुटबॉल का जड़त्व कम होने के कारण और पत्थर का जड़त्व ज़्यादा होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 और 2। तो वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को घर्षण कहते हैं। और दूसरा में बताया गया कथन 2 में कि घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है। क्वेश्चन नंबर 53, रॉकेट न्यूटन के किस नियम पर कार्य करता है तो ये आपको बताया गया था स्टार्टिंग में ही बेसिक पॉइंट के तौर पर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तृतीय नियम पर। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है तो इसका आंसर हो जाएगा वी, केवल 2 और 3। तो एक बार पढ़ लेते हैं कथन 2 और 3 को। तो किसी तेज गति की कैरम की गोटी से टकरा कर ढेरी के गोटी के नीचे वाली गोटी का बाहर निकालना, ये सब आपको क्रियाकलाप के द्वारा बताया गया है। और कथन 2 में बताया गया कि क्रिकेट के खेल में गेंद को लपकने के लिए क्षेत्ररक्षक का गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचना, ये न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 55, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। तो याद रखिए जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 56, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह, इसका आंसर आपको डायरेक्ट बताया जा रहा है, आंसर डी होगा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी।
तो याद रखिएगा, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति होगी। क्वेश्चन नंबर 57, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 3 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह, इसका आंसर हो जाएगा सी, 36 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। तो याद रखिएगा, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 3 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 12 न्यूटन बल लगाया जाता है तो 36 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। तो 12 या 36 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो। क्वेश्चन नंबर 58, 30 न्यूटन पर कोई बल 5 केजी की किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण है। तो इसका आंसर बताया जा रहा डी, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 59, जड़त्व का गुण अधिक होता है भारी वस्तुओं में। तो याद रखिएगा, जड़त्व का गुण अधिक होता है भारी वस्तुओं में। क्वेश्चन नंबर 60 है, जड़त्व का गुण है। इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताइएगा, इसे आपके लिए छोड़ दिया जा रहा। क्वेश्चन नंबर 61, बल परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गति को। तो बल परिवर्तित करता है गति को। क्वेश्चन नंबर 62, संतुलित बल परिवर्तित करता है। तो इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 63, न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलता है बल की परिभाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यूटन के प्रथम के गति नियम से मिलता है बल की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 64, न्यूटन के द्वितीय नियम से मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बल के मापने का तरीका। तो याद रखिएगा, न्यूटन के द्वितीय नियम से बल के मापने का तरीका मिलता है। क्वेश्चन नंबर 65, द्रव्यमान नीचे के संबंध से प्राप्त होता है बल और त्वरण। क्वेश्चन नंबर 66, 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 9.8। तो याद रखिएगा, 1 किलोग्राम भार 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 67, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संवेग के संरक्षण पर। तो याद रखिएगा, रॉकेट संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में किसका इंजन न्यूटन के द्वितीय नियम पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रॉकेट का इंजन। तो याद रखिएगा कि न्यूटन का तृतीय नियम पर आधारित, इसमें से आंसर हो जाएगा रॉकेट का इंजन। क्वेश्चन नंबर 69, संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी घटनाओं पे, टक्कर में, घोड़ा से गाड़ी खींचने में और सतत रूप से गिरती वस्तु में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी वस्तुओं में संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 70, न्यूटन के तृतीय नियम गति नियम में मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बलों में संबंध। तो न्यूटन के तृतीय गति नियम से हमें मिलता है दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बलों में संबंध। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा यह चैप्टर पूरी तरह से समाप्त होता है और इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो आपको सभी बता दिया गया है। अगर न्यूमेरिकल वाले प्रश्न को छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि आप इस सारे प्रश्न को अपने से भी बना सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस क्लास का PDF आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।